तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, और ये क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 4 है हमारा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 17वें ICCE यानी कि 17th ETU यानी कि 17वें बीपीएससी 2024 के बारे में। तो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको देखें हम। तो पहला इसमें प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाफ्टा की बात करें तो नाफ्टा असल में है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए होगा कि ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा का मेंबर नहीं है। तो ये जो नाफ्टा है यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट असल में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि एक व्यापक व्यापार समझौता है। व्यापक यानी कि वाइड रेंज का एक ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के बीच, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापार और निवेश के नियम का निर्धारण करता है। इस समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर हुए थे और यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। और इसमें इन 3 देशों ने इस समझौते के माध्यम से मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकांश जो टैरिफ हैं और गैर टैरिफ बाधाएं थीं उनको व्यवस्थित रूप से हटा दिया था। अभी हालिया क्या हुआ है, 1 जुलाई 2020 को नाफ्टा जो है ये USMCA बन गया है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता हो गया है। इसके लिए सवाल 2020 में पूछा गया था। तो नाफ्टा जो है अब ये USMCA में हो गया है, तो इस नाफ्टा को USMCA में बदलने का काम जो है वर्ष 2017 में तत्कालीन USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया इसको जारी कर दिया USMCA को, यानी कि नाफ्टा हटाकर नाफ्टा की जगह USMCA ला दिया है ना, इसलिए सवाल पूछा था। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? तो देखिए, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण या उनका जो मृत्यु अगर हम बोलें तो वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था और इसके बाद ही पहली संगीति हुई। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ये जो गौतम बुद्ध हैं इनके महापरिनिर्वाण के बाद जो सबसे पहला संगीति हुआ, बौद्ध संगीति, वो राजगृह में हुआ था या राजगीर में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा, राजगृह या राजगीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और ये जो पहला संगीति हुआ था इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनकी पवित्रता को बनाए रखना। और पहले संगीति में ही जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे उनके द्वारा सुत्त पिटक जिसमें कि बुद्ध की शिक्षा और उनके कथनों का वर्णन है उसका, और जो दूसरे उनके अन्य शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा विनय पिटक, तो विनय पिटक जिसमें मठ के नियम है इसका संकलन किया गया था। यानी कि पहली संगीति में आनंद के द्वारा सुत्त पिटक का और उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया था। और ये जो पहली संगीति है यह राजगृह के एक स्थल पे जगह पे हुआ था जिसका नाम है सप्तपूर्णी गुफा, वहाँ हुआ था। और इसका आयोजन जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। दूसरी संगीति की बात करें तो जो दूसरी बौद्ध संगीति है यह महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में ये दूसरा है। इसके अलावा यानी कुल बिहार में 3 बौद्ध संगीति हुए थे, जिसमें सबसे पहले हुआ था राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद होता है पाटलिपुत्र में। तो जो दूसरी संगीति वो बिहार के वैशाली में हुआ था
और उस समय जब ये दूसरी संगीति हुआ था तो शिशुनाग वंश का शासन था। तो शिशुनाग वंश के शासक जिनका नाम कालाशोक था, उनके संरक्षण में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है सब्बा कामी के द्वारा की गई थी। तो इस समय थोड़ी सी कुछ विवाद हो गया था, यानी कि जो विनय पटिक, तो विनय पटिक जिसमें मठ के नियम हैं तो और जो अनुशासन संबंधी नियमों पर विवाद हो गया था। इसके कारण दूसरी संगीति में जो बौद्ध धर्म है ये दो संप्रदायों में यानी कि स्थाविर और महासंगिक नामक दो गुटों में बट गए थे। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे बौद्ध संगीति की। तो तीसरा बौद्ध संगीति जो कि सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में, समय से पहले ही कर दिया गया था पाटलिपुत्र में। तो इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तिस्य, जिनका कि दूसरा नाम उपगुप्त है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी इसका लक्ष्य था जो विभिन्न दावे हैं उनका संशोधन किया जाए और इसी संगीति के समय ही जो अभिधम्म पिटक है उसका संकलन किया गया था। तो कुल मिला के त्रिपिटक हो जाते हैं, है ना। पहली संगीति में विनय पटिक और सुत्त पटिक का संकलन किया गया और तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध धर्म का दर्शन है, तो इस प्रकार से तीनों पिटक कंप्लीट हो जाते हैं। और जो तीसरी संगीति हुई उस संगीति के समय संघ भेद को रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार जो अब बुद्ध की शिक्षा है उनको 3 ग्रंथों में संकलित कर दिया गया, जिससे कि त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। तो त्रिपिटक जो है तीसरी बौद्ध संगीति में आके पूर्ण हुई। ठीक है, अब चौथे संगीति की बात कर लें जो कि कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। और इसका आयोजन जो है कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में 72 ईस्वी में किया गया था। और चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा की गई थी, जबकि इसके उपाध्यक्ष जो अश्वघोष थे। और चौथी संगीति के समय ही विभाषा शास्त्र नामक एक टीका का संकलन किया गया था। और चतुर्थ संगीति के समय से जो बौद्ध धर्म है यह 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। सबसे पहले बोल रहा है, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं पुष्प मित्र शुंग, मिनांडर, विमा कटफिसेस या गौतमी पुत्र सातकर्णी। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, विमा कटफिसेस या विम कटफिसेस भी कहा जाता है। तो विमा कटफिसेस के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। और ये जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ये कुषाण वंश के शासक विमा कटफिसेस के द्वारा जो प्रचलित कराया गया था, यह शुद्धता में गुप्त काल की सोने से कहीं अधिक ज़्यादा शुद्ध थे। ठीक है, अब जैसा कि ये प्रश्न ये है कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले जो पहले राजा थे वो कुषाण वंश के सम्राट विम कटफिसेस थे। इनके द्वारा कुषाण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में किया गया था। इन्होंने सोने के सिक्के तो चलाए ही, साथ साथ चांदी और तांबे की मुद्राओं को भी जारी रखा। इसके अलावा गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। और जो सातवाहन शासक थे इन्होंने सबसे पहले जस्ता या शीशे के सिक्के जारी किए थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सोने के सिक्के की जगह तांबे के सांकेतिक मुद्रा जारी किए थे, जिसका वैल्यू सोने के सिक्के के बराबर ही हुआ करता था, जो कि असफल रहा था। जबकि ब्रिटिश काल में कागज की मुद्रा प्रचलन में आई और अंग्रेजों ने सन 1857 में एक नया नोट निकाला था। और इस नोट पर राजा जॉर्ज षष्ठम यानी कि जॉर्ज 6 का चेहरा था इस पर। और विम कटफिसेस की अगर हम बात करें तो ये कुषाण शासक कनिष्क के पिता थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पहली बार यह व्याख्या किसने की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे यहाँ पे जो सही विकल्प वो ए हो जाएगा कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी
कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो ये गुप्त काल के महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक और ज्योतिषी माने जाते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय है। और इस रचना में यानी कि आर्यभट्टी रचना में इन्होंने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अलावा ऋग्वेद की एक जो ब्राह्मण है जिसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें भी पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन और रात होने की जानकारी प्रदान की गई है। तो आर्यभट्टी में जहाँ आर्यभट्ट ने लिखा ही है, वहीं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण जिसे कि ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है, उसमें भी बताया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? धरणीन्द्र, संग्राम धनंजय, बालदेव पुत्र या चूड़ा पमड़ीवर्मन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बालदेव पुत्र स्वर्ण भूमि का या स्वर्ण भूमि के शैलेंद्र वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने दूत को भेजकर देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो ये बालदेव पुत्र जो हैं ये शैलेंद्र वंश के शासक थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध के समय से ही जो हमारा म्यांमार, वर्तमान का जो म्यांमार है या वर्मा, उसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता रहा है। और ये जो नालंदा महाविहार है, जब ये विश्वविद्यालय बना तो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम, जिसका कि कार्यकाल 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक चलता है, इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यहीं पे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने का जो विचार था वो स्वर्ण भूमि के शासक बालदेव पुत्र को आया। तो असल में ये विचार आया, ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये बताता है कि भारत का उस समय भी विदेशों से कितना अच्छा संबंध था। हालांकि ये जो बालदेव पुत्र हैं, इनका जो आवेदन था, इनका जो रिक्वेस्ट था, उसको देवपाल ने सहज स्वीकार कर लिया और उनको 5 गांव दान में दे दिया कि आप वहाँ के जो भी वहाँ से खर्चा पानी निकलता है आप उससे उसका मैनेजमेंट करिए। तो ये बड़ी अच्छा संकेत था। और थोड़ी सी हम देवपाल की भी बात कर लें तो देवपाल जो कि पाल वंश के शासक थे और इनका शासनकाल जो है 810 से 850 ईस्वी तक चलता है। तो बंगाल में जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, तो बंगाल में अराजकता का माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे एक नया राजवंश आता है जिसका नाम पाल वंश होता है और जिसके संस्थापक गोपाल होते हैं। तो ये 750 से 770 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं धर्मपाल जो कि गोपाल के पुत्र होते हैं। इनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद धर्मपाल के बाद इनके पुत्र आते हैं देवपाल। तो देवपाल का जैसा कि बताया शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक चलता है और इन्होंने असम, ओडिशा और कामरूप राज्य का विस्तार किया और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था युद्ध में। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देवपाल यानी जो राजा देवपाल है, पाल वंश के शासक, उनके विषय में मुंगेर, बदल एवं भागलपुर अभिलेखों से जानकारी मिलती है। ये सवाल आए कि देवपाल के विषय में किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है हमको, तो सही विकल्प यहाँ पे मुंगेर हो जाएंगे, बदल हो जाएंगे और भागलपुर। ठीक है। और देवपाल की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला बिहारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बौद्ध कवि वृजदत्त ये देवपाल के दरबारी कवि थे जिन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की है। ठीक है, तो लोकेश्वर शतक भी पूछ लेता है कि किसकी रचना है, तो ये वृजदत्त की रचना है। ठीक, अब आगे बढ़ें कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो इसकी अब खोज हो गई है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। तो असल में ये जो पुस्तक है इसको विलियम एच
साफ के द्वारा लिखा गया था, जो कि यूनानी नाविक या कहा जाए कि व्यापारी थे। तो यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है असल में रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की स्थिति का वर्णन करने वाली पुस्तक है, जिसमें लाल सागर के तट पर जो बंदरगाह हैं उनके, और जो अफ्रीका के हार्न हैं, अफ्रीका के हार्न यानी कि हार्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 3 देश शामिल हैं, सोमालिया, इसके अलावा सोमालिया और इथोपिया और एरिट्रिया, यानी कि 3 देश जिन्हें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, वो शामिल हैं। उसके बारे में, फारस की खाड़ी के बारे में, अरब सागर, हिंद महासागर और पाकिस्तान के आधुनिक सिंध क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, और यह पहली सदी के आसपास ये पुस्तक लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ये सन 2020 में ये क्वेश्चन आया है, ये जो अभी हम जो भी पूछ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तारीख़ हिंद से, तबकात नासिरी से, तातुत मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो आयोग ने जो सही विकल्प माना था वो बी माना, तबकात नासिरी। तो तबकात नासिरी जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी गई है, फ़ारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज की रचना है ये। मिनहाज सिराज की अगर हम बात करें तो ये नासुद्दीन महमूद जो कि गुलाम वंश का शासक था और बलबन का दामाद था, 1246 से 1266 तक नासुद्दीन महमूद ने शासन किया और उसका दरबारी कवि और इतिहासकार था मिनहाज सिराज। उसने भी तबकात नासिरी लिखी। तो वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि अभी 2024 में कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में आए हैं कि तबकात नासिरी में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे हमला किया। बहरहाल आयोग ने इसे माना है, और तो सही विकल्प यहाँ फिलहाल बी ही है कि तबकात नासिरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था, जिसने 1203 से 1206 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। अब थोड़ी सी तबकात नासिरी की बात कर लें तो जैसे कि बताया फ़ारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और फ़ारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज के द्वारा नसरुद्दीन महमूद के सम्मान में लिखी गई थी, और जो इल्तुतमिश है उसने भी मिनहाज सिराज का संरक्षण दिया था। इसके अलावा जो नसरुद्दीन महमूद की अगर बात करें तो गुलाम वंश का 7वां शासक था, जिसने 1249 ईस्वी में बलबन की पुत्री से विवाह किया और उसे उलुग खान की उपाधि दी और मलिक नायब या रिजेंट के पद पर नियुक्त किया। तो ये जो मलिक नायब या रिजेंट हुआ करते थे उस समय, यानी कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल समय तक, ये दिल्ली के वास्तविक शासक यही हुआ करते थे और बलबन के द्वारा राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उससे पहले थोड़ी सी तारीख़ हिंद की अगर हम बात कर लें तो तारीख़ हिंद जो है, जिसे कि किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना अलबरूनी ने की और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और तारीख़ मुबारक शाही की अगर हम बात करें तो यहया बिन सरहंदी के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक दिल्ली के सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और मुख्यतः तारीख़ मुबारक शाही सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को समर्पित है। सैयद वंश जिसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद लोदी वंश आता है जिसके शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न की तरफ कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, नपाई का आधा उस समय लिया जाना बड़ी बात थी सल्तनत काल में, तो जाहिर सी बात है ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी से पूछ रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आप अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे, मतलब आप अगर इतिहास नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, तो जो वर्तमान में जो पिक्चर आई थी रणबीर कपूर की, उससे आप बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि उस पिक्चर में सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। जो रियलिटी दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया गया है। जो भोंडा चीज़ है, मतलब जो रियल में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, जो फालतू चीज़ है, जो थोड़ा सा चीज़ है, उसे दिखाया गया, रियलिटी कुछ दिखाया नहीं। तो आप उस फिल्म को ध्यान में रख के इसे मत जाइए, क्योंकि
सल्तनत काल में बाजार सुधार और सैनिकों को नगद देने वाला पहला सुल्तान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा इसने मंगोलों से भी रक्षा की देश की, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक चलता है, खिलजी वंश का सेकेंड रूलर था ये, जिसने मंगोल हमलों से निपटने के लिए 1304 ईस्वी में दिल्ली से दूर सीरी को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिल्ली को सुरक्षित किया। और इसका जो राजत्व का सिद्धांत था वो थोड़ी सी अलग था। इसने राजनीति को कभी भी धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। इसके अलावा इसने खलीफा को सम्मान दिया, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था वो बिल्कुल निरंकुश प्रकृति का था। इसने प्रशासन के संचालन के लिए इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का आश्रय नहीं लिया और न ही उलेमा वर्ग से परामर्श लिया, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। और जितने भी शासक थे उनको उनकी पहली अवस्था में ही रहने दिया, ठीक है। और दक्षिण भारत पर हमला करने वाला ये पहला दिल्ली का सुल्तान था। और यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व को निर्धारित किया था और माप के बाद जमीन पर आधी फसल मांगी थी। और इसके द्वारा जो राजस्व लिया जाता था वो नगद और अनाज दोनों ही रूप में लिया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्व के अलावा आवास कर, जिसे कि घरी कर कहा जाता है, और चराई कर यानी कि जो दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाता था वो भी वसूले जाते थे। इसके अलावा इसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट खसोट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की शुरुआत की, जिसका नाम दीवाने मुस्तखराज था। और जो मुस्तखराज होते थे इनका काम किसानों से राजस्व या कर वसूलना होता था। इसके अलावा इसके द्वारा वित्तीय और राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली गई। साथ ही साथ इसने जो जितने भी अमीर वर्ग थे, जो शासकीय कर्मचारी थे, जो विद्वान थे, धर्मशास्त्री जो लोग थे, उनके पास राज्य की ओर से प्रदान की गई जो जितनी भी भूमि अनुदानों में के रूप में दी गई थी उसको वापस ले लिया गया और इन सभी भूमि को राजसी क्षेत्र घोषित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें प्रश्न कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंध रखते थे, यानी कि सुहरावर्दी संप्रदाय या सुहरावर्दी सिलसिला के संत थे। तो सुहरावर्दी संप्रदाय जो कि शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसमें ये जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं इसमें दूसरे संत थे। और शेख बहाउद्दीन जकारिया की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1162 या 82 माना जाता है और इनका जो देहांत हुआ वो 21 दिसंबर 1262 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में हुआ। तो इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। तो देखिए मुख्यतः भारत में दो जो संप्रदाय हैं ज़्यादा चर्चित माने जाते रहे हैं, जिसमें पहला है चिश्ती संप्रदाय और चिश्ती सिलसिला और दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला। तो जो चिश्ती संप्रदाय है या चिश्ती सिलसिला है असल में वो ज़्यादातर राज की संरक्षण लेना पसंद नहीं करते थे और कभी भी वो राजाओं के साथ उनका संबंध मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था, अच्छा था पर कभी भी उनके पास नहीं रहना चाहते थे, उनसे दूर ही रहना चाहते थे। जबकि जो सुहरावर्दी सिलसिला है ये राज्य द्वारा जो भी धार्मिक पद इनको दिया जाता था उसको आसानी से स्वीकार करते थे और ये चाहते थे कि हम थोड़ी सी लाइमलाइट में रहें। सुहरावर्दी सिलसिला में ऐसा चलता था। और सुहरावर्दी सिलसिला की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है राज्य के द्वारा जो राज के संरक्षण प्रदान किए जाते थे उसको लेने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, ठीक है। और तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंध रखते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह की अगर हम बात करें
तो इस्लाम शाह जो है शेर शाह सूरी का दूसरा बेटा था, जिसका मूल नाम जलाल खान था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच या अब्दुल हमीद लाहौरी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, विलियम फिंच था जिसने यह कहा था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह विलियम फिंच ने कहा था, जो कि एक अंग्रेजी व्यापारी था और कैप्टन हॉकिंस के साथ यात्रा की थी। और इसने मतलब यात्रा की अगर हम बात करें कि यात्रा कब किया, तो जहांगीर के शासनकाल में इसने यात्रा की थी। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो कश्मीर का अकबर जो है सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो सुल्तान आबिदीन जो कि कश्मीर के 8वें सुल्तान थे और इनका शासनकाल 20 से 1470 ईस्वी तक चलता है। और जो कश्मीर अभी फेमस है अपने साल को लेकर, कश्मीरी साल, तो ये जैनुल आबिदीन का ही देन है कि मतलब इनके द्वारा ही कश्मीर में साल बनाया जाने को प्राथमिकता दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीर आज इतना प्रसिद्ध है कश्मीरी साल के मामलों में। ठीक है, और सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह जिन्ना, एम.ए. जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो जो फरैजी आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी 1818 ईस्वी में, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र अहमद दुदू मियाँ के द्वारा इसे आगे जारी रखा जाता है। ठीक है, फरैजी आंदोलन को। और 15वां प्रश्न है और अंतिम है हमारा कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। 1868, 1861, 1635 या 1893 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था वो 1885 में आया था, यानी कि 1885 में, यानी 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था, जिसने किसान अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये 1885 में आया था, यानी कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाकी सेट नंबर 5 में तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें और बेहतरीन तैयारी करें। नमस्कार, जय हिंद।